बीए द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बीए द्वितीय वर्ष में प्रमुख राज्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत आज फ्रांस के संविधान के बारे में अध्ययन करते हैं। पहले हम अध्ययन करने से पूर्व फ्रांस की अवस्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। फ्रांस पश्चिमी यूरोप का सबसे बड़ा देश है। इस देश का विस्तार 42.20 और 51.5 उत्तरी अक्षांशों तथा 7 डिग्री 8 मिनट और 4 डिग्री 52 मिनट पश्चिमी देशांतरों के मध्य है। इसके उत्तर में इंग्लिश चैनल, उत्तरी सागर, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, पूर्व में जर्मनी, स्विट्जरलैंड और इटली और दक्षिण में भूमध्य सागर, स्पेन और पश्चिम में अटलांटिक महासागर है। फ्रांस की अवस्थिति शीतोष्ण कटिबंध में है। यहाँ की जलवायु ग्रेट ब्रिटेन की जलवायु की अपेक्षा सर्द और शुष्क है। यूरोप का लगभग 1/4 गेहूं फ्रांस ही पैदा करता है। इसके पश्चात हम फ्रांस के संविधान के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में अध्ययन करते हैं। उसकी पहली विशेषता है लिखित और निर्मित संविधान। लिखित संविधान एक ऐसा संविधान है जिसे लिखा जाता है और यह एक निर्मित संविधान भी है, इसलिए कि संविधान को किसी एक विशेष समय में किसी विशेष परिषद के द्वारा निर्मित किया गया है। पंचम गणतंत्र का संविधान 1958 में निर्मित हुआ। 39 सदस्यों की एक संविधान परामर्शदात्री परिषद थी, जिसमें 26 संसद सदस्य भी थे, ने संविधान के प्रथम प्रारूप पर 29 जुलाई से 14 अगस्त 1958 तक विचार विमर्श किया था। जनरल डिगाल का इसके निर्माण में काफ़ी योगदान रहा है। अब इसकी दूसरी विशेषता है संक्षिप्त संविधान। पंचम गणतंत्र का संविधान एक संक्षिप्त सा प्रलेख है। यह चतुर्थ गणतंत्र के संविधान से भी छोटा है। पंचम गणतंत्र का संविधान अपने पूर्वगामी संविधान की भांति कठोर संविधान है। पंचम गणतंत्र के संविधान में संविधान संशोधन के लिए पृथक प्रक्रिया की व्यवस्था अनुच्छेद 89 में की गई है। यह प्रक्रिया न केवल कठोर है बल्कि जटिल भी है। व्यवस्थानुसार संशोधन के लिए पहल करने का अधिकार प्रधानमंत्री के प्रस्ताव पर राष्ट्रपति तथा संसद के सदस्यों को प्राप्त है। सरकारी अथवा संसदीय संशोधन विधेयक दोनों सदनों के द्वारा समान रूप से पारित होना आवश्यक है। संविधान में चूंकि इस आशय का उल्लेख नहीं है कि ऐसा विधेयक कितने बहुमत से पारित होगा, अतः ऐसा निष्कर्ष निकालना गलत नहीं कि प्रत्येक सदन में विधेयक को साधारण बहुमत से पारित होना आवश्यक है। संशोधन के प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार किए जाने के बाद जनमत संग्रह द्वारा जनता की स्वीकृति आवश्यक है। जनमत संग्रह में जनता द्वारा अनुमोदित होने पर वह संविधान संशोधन कानून बन जाता है। संविधान संशोधन हेतु एक वैकल्पिक व्यवस्था का भी उल्लेख संविधान में किया गया है। एकात्मक संविधान। पंचम गणतंत्र के संविधान के अंतर्गत अन्य पूर्व के संविधानों की भांति फ्रांस में एकात्मक शासन पद्धति को अपनाया गया है, अर्थात समूचे देश की शासन व्यवस्था एक ही केंद्र पेरिस से संचालित होती है। ब्रिटेन की भांति ही फ्रांस में हमेशा ही एकात्मक शासन व्यवस्था रही है। जैसा कि स्ट्रोंग कहते हैं कि एकात्मक राज्य राजनीतिक संगठन का ऐसा स्वरूप है जो फ्रांस के निवासियों में उनके इतिहास तथा भावना दोनों में गहराई के साथ जमा हुआ है। गणतंत्रीय शासन व्यवस्था इसकी अगली विशेषता के रूप में है। यह आवश्यक नहीं कि सभी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाएं गणतंत्रीय शासन व्यवस्था वाली हों। ब्रिटेन में लोकतंत्र तो है, किंतु उसका स्वरूप गणतंत्रात्मक नहीं है। इसके विपरीत अमेरिकी तथा भारतीय शासन संस्थाएं लोकतांत्रिक होने के साथ साथ ही गणतंत्रात्मक भी है। हर वह शासन व्यवस्था जिसमें शासन की अंतिम सत्ता जनता में निहित हो लोकतंत्र कहलाती है। वह प्रत्येक लोकतंत्र जहाँ के प्रधान का निर्वाचन एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जनता के द्वारा होता है, गणतंत्र कहलाता है। गणतंत्र के प्रति फ्रांस की जनता का झुकाव क्रांति के उपरांत से ही बना रहा और तब से फ्रांस में जितने भी संविधान थे वो बने, वो सारे गणतंत्रीय ही थे। संविधान का अनुच्छेद 2 फ्रांस को एक सामाजिक, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और अभिराज्य घोषित करता है। इसकी अगली विशेषता है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली।
पंचम गणतंत्र का संविधान एक विशुद्ध लोकतांत्रिक व्यवस्था को स्वीकार करता है। यह सही है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था फ्रांस के लिए कोई नई चीज़ नहीं थी। सन 1789 के बाद जितने भी संविधान बने उन सभी में इस व्यवस्था को अपनाया गया, किंतु लोकतंत्र की ओट में अधिनायकवाद भी पनप सकता है। फ्रांस की जनता को इसका कटु अनुभव था। जनरल डी गाल को शासन सत्ता सौंपे जाने एवं नए संविधान के निर्माण का दायित्व दिए जाने से तानाशाही शासन के उदय की आशंका निर्मूल नहीं थी। फ्रांस की तत्कालीन परिस्थितियों में ऐसा होना असंभव भी नहीं था। इसी संदर्भ में 3 जून 1958 के संविधान अधिनियम में कहा गया कि सार्वभौमिक मताधिकार सत्ता का एकमात्र स्रोत होगा। अनुच्छेद 3 में भी यह अंकित है कि राष्ट्रीय संप्रभुता जनता में निहित है और जो इस सत्ता का प्रयोग अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों और जनमत संग्रह से करेगी। इसकी अगली विशेषता है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को आधुनिक तथा वैज्ञानिक रूप देने वाली फ्रेंच दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू थे, अतः इस सिद्धांत का फ्रांस की शासन व्यवस्था पर प्रभाव पड़ना भी स्वाभाविक था। क्रांति के बाद निर्मित संविधानों में इस सिद्धांत को महत्व दिया गया। स्ट्रोंग ने कहते हैं कि यह विचारधारा 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के राजनीतिक दर्शन का एक निश्चित अंग बन गई और क्रांति युग के फ्रांसीसी संविधानों में समाविष्ट हो गई। पंचम गणतंत्र में कार्यपालिका को विधायिका से पृथक करने का प्रयास किया गया है। राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद द्वारा न होकर एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है तथा मंत्रियों को संसद की सदस्यता से वंचित किया गया है, लेकिन दूसरी ओर मंत्रिमंडल को संसद के प्रति उत्तरदायी बना दिया गया और इससे एक विलक्षण स्थिति पैदा हो गई कि व्यवस्था न तो संसदात्मक रह गई है, नहीं अध्यक्षात्मक। ऐसा लगता है कि जो शासन व्यवस्था उभरती है वह दोनों मान्यताओं का समन्वय है। शक्तिशाली राष्ट्रपति इसकी अगली विशेषता के रूप में राष्ट्रपति को अनेक व्यक्तिगत अधिकार दिए गए हैं जिनका प्रयोग वह इच्छा अनुसार करता है, जिनसे संबंधित आदेशों पर मंत्रियों के हस्ताक्षर की भी आवश्यकता नहीं है। वह मंडल और प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री से सलाह से राष्ट्रीय सभा को भंग करने का अधिकार भी उसे दिया गया है। राष्ट्रपति को संकटकालीन शक्तियां भी दी गई हैं जिसका निर्णायक वह स्वयं है। संविधान में राजनीतिक दलों की भूमिका पर जोर देना। यद्यपि संविधान में साधारणतः राजनीतिक दलों का उल्लेख नहीं किया जाता, किंतु पंचम गणतंत्र में राजनीतिक दलों की भूमिका को मान्यता दी गई है। यह पहला अवसर है कि किसी गणतंत्रीय संविधान ने दलों की सिर्फ चर्चा ही नहीं की है, अपितु यह भी स्वीकार किया है कि वे राजनीतिक जीवन के एक स्वाभाविक अंग हैं। पंचम गणतंत्र में दलों के निर्माण तथा उनकी क्रियाविधि की स्वतंत्रता को एक शर्त पर संवैधानिक घोषित किया गया है। सभी राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय संप्रभुता तथा प्रजातंत्र के सिद्धांत को ध्यान में रखना होगा। ऐसा माना जाता है कि इसका उद्देश्य लोकतांत्रिक राजनीतिक दलों के निर्माण में प्रोत्साहन देने से अधिक आवश्यकता पड़ने पर साम्यवादी दल जिसकी फ्रांस के प्रति वफादारी तथा लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा स्पष्ट नहीं है पर प्रतिबंध लगाना है। संविधान परिषद जैसी अद्भुत संस्था का प्रावधान। संविधान परिषद एक स्थायी संस्था है जिसका न तो कभी विघटन होता है, न ही नए सिरे से गठन। सदस्यों की अवधि यद्यपि 9 वर्ष है, किंतु 3 वर्ष के पश्चात 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। संविधान परिषद की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रथम कि यह राष्ट्रपति चुनाव तथा जनमत संग्रह का नियमानुसार संचालन करती है। दूसरा कि दोनों सदनों द्वारा पारित मूलभूत नियमों तथा स्थायी आदेशों के संविधान के अनुकूल होने के संबंध में संविधान परिषद की सलाह आवश्यक है। यह मात्र संवैधानिकता के प्रश्न पर अपना निर्णय देती है और इसका निर्णय ही अंतिम होता है। साथ ही ऐसी स्थिति में जबकि राष्ट्रपति को संकटकालीन अधिकारों को प्रयोग में लेने का विचार करना होता है, वह एक परामर्श समिति के रूप में भी कार्य करती है। इसकी अगली विशेषता है समुदाय। 3 जून 1958 के संविधान में कहा गया था कि नए संविधान में फ्रांस तथा समुद्र पार के फ्रेंच देशों के क्षेत्रों के बीच संबंधों की किसी नवीन व्यवस्था का प्रावधान किया जाएगा। परिणाम स्वरूप पंचम गणतंत्र के संविधान में जिस नई व्यवस्था का प्रावधान किया गया उसे समुदाय का नाम दिया गया। इसका तात्पर्य है कि फ्रांस और उसके समुद्र पार के सभी फ्रांसीसी प्रदेश एवं क्षेत्र एक विशाल समुदाय के अंग हैं। संविधान
में समुदाय के लोगों की समानता तथा समान लक्ष्यों का स्थान स्थान पर उल्लेख किया गया है। प्रत्येक क्षेत्र को एक नई प्रशासनिक व्यवस्था प्रदान की गई है तथा फ्रांस और इन क्षेत्रों के बीच जिस प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख संविधान में है वह संघीय व्यवस्था से भी मिलती जुलती है। अनुच्छेद 72 समुद्र पार के इन क्षेत्रों को गणराज्य की क्षेत्रीय इकाइयाँ घोषित करता है।